हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का एक वायरल पेपर। जितने भी स्टूडेंट इस बार सोशियोलॉजी का पेपर देने वाले हैं और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा प्रश्न आपके पेपर में आएगा सोशियोलॉजी में, 25 फरवरी को आपका यूपी बोर्ड समाजशास्त्र का पेपर, इस पेपर के सारे प्रश्नों को आप पढ़ लेते हो तो आप लोगों को 100 में से 95% अंक लेकर आने से समाजशास्त्र में कोई भी नहीं रोक सकता है। पूरा पेपर सेम टू सेम रहने वाला है। 25 फरवरी को आपका समाजशास्त्र का पेपर है। उससे पहले मैं आपको इस पेपर के बारे में बता देता हूं। पेपर कोड देख लीजिए, 843 पेपर कोड है। वीके ये इसका पेपर का कोड है। 260 ये भी कोड होता है। अनुक्रमांक आपको एडमिट कार्ड के हिसाब से ऐसे लिखना है। आपका नाम इस तरीके से आपको लिखना रहेगा पेपर में। समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, यानी वही जो हर एक सब्जेक्ट में दिया जाता है। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसका निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर एक सब्जेक्ट का निर्देश चेंज होता है। इसमें है कि सभी प्रश्न अनिवार्य इस पेपर में और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेगा। जो भी प्रश्न जितने अंक का दिया जाएगा। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना रहेगा। तो ये निर्देश है और पेपर में इसी निर्देश के हिसाब से हर एक प्रश्न का उत्तर उन्हीं शब्दों में लिखना है जितना इसमें बताया गया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं 10 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है कि प्रबल जात की अवधारणा दी। तो प्रबल जात की जो अवधारणा दी थी, 1 अंक का ये प्रश्न है। क्या एम.एन. श्रीनिवास जी ने दिया था, या वेबर ने दिया था, दुर्खीम ने दिया था, या कार्ल मार्क्स ने दिया था? तो ये तीनों गलत हो जाएगा। इनमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास इनका जो है प्रबल जात की अवधारणा इन्होंने ही दिया था। तो पहले का ए विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक भी आपके पेपर में आएगा और हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है ये कृषि उत्पादन से है। दूसरे का ए विकल्प सही हो जाएगा, कृषि उत्पादन से। और पेपर में इस तरीके से प्रश्न आएगा कि जो हरित क्रांति का सबसे अधिक जो है प्रचलन था या सबसे अधिक प्रयोग में आया, तो ये जो है 70 यानी 60 और 70 के दशक में था और पंजाब में इसका सबसे अधिक बोलबाला था। ठीक है, तो दूसरे नंबर का ए विकल्प सही हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको मैं तैयार कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी जो है सोशियोलॉजी की बेहतर हो सके। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया कि हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो किन पर पड़ रहा है? क्या स्त्रियों पर पड़ रहा है, पुरुषों पर पड़ रहा है, या स्त्री पुरुष दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वर्तमान की मैं बात करूं तो इनमें से सी विकल्प सही हो जाएगा, स्त्री पुरुष दोनों पर पड़ रहा है। लेकिन पहले के जमानों की बात हो जाए तो केवल वहां पर स्त्रियों पर पड़ रहा था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मैं यानी वर्तमान में मैं जी रहा हूं, तो तीसरे का सी विकल्प सही हो जाएगा, स्त्री पुरुष दोनों पर जो है समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो स्वयं ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में आप गए होंगे। देखिए, अभी भी मैं गांव में रहता हूं तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होते हैं। ठीक है, 5 वर्ष में इनका चुनाव होता है। तो चौथे नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम प्रधान बिल्कुल सही विकल्प हो जाएंगे। 5वां नंबर प्रश्न दिया है कि एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में बताइए। एम.एन. श्रीनिवास जी का पूरा नाम आपको बताना है। क्या मैसूर नाथ श्रीनिवास हो जाएगा, या महेंद्र नाथ श्रीनिवास हो जाएगा, या महेंद्र नारायण श्रीनिवास हो जाएगा, या डी मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास हो जाएगा? तो इनका जो पूरा नाम है आंसर डी हो जाएगा, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास सही विकल्प हो जाएगा। 5वें का कौन सा विकल्प? डी विकल्प राइट आंसर है। और एक नंबर का सारा प्रश्न है। आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को देखिए। ठीक है, और लगभग 50 से 100 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग पढ़ लेते हो, वो भी क्वेश्चन बैंक से, तो काफी रहेगा। महत्वपूर्ण पढ़िएगा, और नहीं आप कहोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। 6 नंबर प्रश्न है कि साक्षरताकार का गुण है। तो देखिए, जो साक्षरताकार का गुण है इनमें से ये सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा, यानी लचीलापन भी हो जाएगा, आमने सामने का वार्तालाप भी हो जाएगा, और वस्तुनिष्ठता भी हो जाएगा। साक्षरताकार के ये सभी गुण है, डी विकल्प सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है जो पूछा गया है बहुविकल्पीय का कि डेमोग्राफी शब्द किसने दिया। देखिए, डेमोग्राफी शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? गोयलड ने दिया था। 7वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1855 में जो है इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो 7वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, एक अंक का ये प्रश्न है।
8वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि इंदु प्रकाश किसकी रचना है। तो देखिए जो इंदु प्रकाश रचना है ये ज्योतिबा फूले की बिल्कुल भी नहीं है, अंबेडकर जी की भी नहीं है और वीरे सलिंगम की भी नहीं है। इनमें से विष्णु शास्त्री की इंदु प्रकाश रचना मानी जाएगी। 8वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9th नंबर प्रश्न देखिए कि उपनिवेशवाद का संबंध है। तो देखिए जो उपनिवेशवाद का संबंध है ये किससे संबंध है, देखिए ये पूंजीवाद से संबंध है उपनिवेशवाद का। तो 9th नंबर का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की मैं बात करूँ तो हर एक 10 आपको पेपर में बहुविकल्पीय में लगभग 2 से 1 यानी 1 से 2 प्रश्न आपको पुस्तक से रिलेटेड पूछेंगे, यानी पूछा जाएगा प्रश्न कि इस पुस्तक का कौन लेखक है, कौन समाजशास्त्र के, यानी इस पुस्तक को किसने लिखा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है महत्वपूर्ण समाजशास्त्र के पुस्तक और उनके लेखक का नाम। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगाकर, तो वीडियो मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि 1-1, 2-2 नंबर आपका कटे। 1-1, 2-2 नंबर आपके पेपर में यानी बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा MN श्रीनिवास, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक जो है MN श्रीनिवास जी ने 1962 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और पूरा पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, हर एक प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और अपनी शब्दों में भी समाजशास्त्र के प्रश्न का उत्तर आप पेपर में दे सकते हो। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की तो आपने अभी निर्देश में पढ़ा ही है कि 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, 25 शब्दों में इसका हमें उत्तर देना होता है और यहाँ पर हमें 3 अंक दिया जाएगा एक प्रश्न के लिए, जिससे कि 30 नंबर तो हमारा जो है अति लघु उत्तरीय में ही प्रश्न हो जाए, यानी कंफर्म हो जाएगा जब हम पूरे प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर जो दिया है कि 11 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है अति लघु उत्तरीय का कि 1911 से 1921 के बीच भारत में समृद्धि की दर के नकारात्मक रहने का क्या कारण है, इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर देखिए 1911 से 1921 के बीच समृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से यहाँ पे देखिए 0.03% रही। इसका कारण 1918 और 19 के दौरान देखिए इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसने लगभग 1.20 यानी अब यहाँ पर देखिए 100 यानी 1.1 यानी 25 करोड़ लोगों यानी देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश का मौत के मुंह में ढकेल दिया था। तो ये था 11 नंबर प्रश्न का उत्तर, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। 12 नंबर जो प्रश्न है कि पुत्र अधिमान्यता शब्द से क्या तात्पर्य, यानी परिभाषा देना है। प्रश्न आपके घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, शब्द से तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ लिखिए। ठीक है, परिभाषा दीजिए, आशय क्या है। ऐसे प्रश्न आपके आएंगे तो इसका जो उत्तर है यही होगा, यानी परिभाषा ही बेसिकली पूछा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 3 अंक का ये प्रश्न है। उत्तर देखिए कि पुत्र अधिमान्यता शब्द से तात्पर्य उत्तराधिकारी के मामले में पुत्र को प्राथमिकता देना। उदाहरण में भारत के उत्तरी क्षेत्र में उत्तराधिकार का नियम एक रेखिक है। पितवंशीय होने के कारण पिता से जेठ पुत्र को, पुत्र से उसके जेठ पुत्र को और इसी तरह आगे भी उत्तराधिकार मिलता है। यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट जो है यहाँ पर पुत्र अधिमान्यता का ये अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि एक राजा है, ठीक है, तो जो उसका यानी 4 लड़के, तो उसका जो जेठ पुत्र होगा, जैसे कि आपने रामायण देखा होगा, तो जो हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं वो क्या है, जेठ हैं, सबसे बड़े हैं, तो उनको एक प्रकार से जो है उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी का पात्र बनाया जाता है। हालांकि चारों लोग रहते हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ रहता है, जो जेठ रहता है, जो बड़ा रहता है, उसी को उत्तराधिकार के रेस में आगे किया जाता है। ये है। उसके बाद में जो उनके पुत्र होंगे, तो जो बड़ा होगा तो वो सबसे पहले जो उत्तराधिकार के रेस में आगे होगा। तो ये था 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखिए कि अनुसूचित जाति की 2 समस्याएं बताइए। जो इनकी समस्याएं अनुसूचित जनजाति की, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति की। उत्तर है कि अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है अशिक्षा तथा निरक्षरता। अनुसूचित जातियों में आज भी निरक्षरता का प्रतिशत अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक है। अशिक्षा के कारण ही जनजातीय समाज अनेक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में क्या है, फंसा हुआ है। अनुसूचित जाति की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा जो इसमें समस्या है कि स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता, यानी भैया अनुपलब्धता का मतलब है कि पूरा ना हो पाना, इनको जो पूरी व्यवस्थाएं ना मिल पाना, इससे उनको अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मलेरिया, चेचक, हैजा जैसी बीमारियों तो इन क्षेत्रों में रोजमर्रा में शामिल हैं। तो ये अनुसूचित जाति की 2 समस्याएं हैं और इन सभी प्रश्न का जो मैं उत्तर बता रहा हूं आप समझ लेते हो स्टूडेंट, तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। कॉपी का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। समाजशास्त्र यानी मैं
इस चैनल पर, शिवम स्टडी नॉलेज चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, लगभग 7 से 8 जो है सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का आपको कॉपी का वीडियो मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का एक अपना तरीका होता है कॉपी लिखने का, ठीक है। कॉपी लिखने का एक अहम रोल होता है बोर्ड एग्जाम में, और टॉपर स्टूडेंट कॉपी से ही एक प्रकार से अच्छे स्कोर करते हैं। तो आप इस वीडियो के देखने के बाद में वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप कहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। परिभाषा यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्रवाद का। इसका उत्तर देखिए, क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबद्ध विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भाषा, जनजातीयता आदि अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है। भारत जैसे देश में क्षेत्रवाद के पाए जाने का कारण यहाँ की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता है। क्या है? धर्मों की विविधता है। तो ये 14 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, जो कि दिया हुआ है 15 नंबर की औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। हमें औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बतानी है, जिसके लिए हमें 3 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। और बहुत ही प्रश्न जो है इस वीडियो में मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आपको पेपर में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी रिसर्च से इन सारे प्रश्न को मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, और जितने भी मैं मॉडल पेपर में बता रहा हूँ सारे प्रश्न, वो पूरे बुक का ही निचोड़ रहता है, ठीक है। वो सारे एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं जो पेपर में आपके आते हैं। यानी यही सारे प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे, कोई अन्य प्रश्न पेपर में नहीं आएगा, बुक से बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसका उत्तर देखिए कि औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और भारी मशीनरी का व्यापक उपयोग करना। दूसरा, श्रम विभाजन के लिए उच्च क्षमता वाली बड़ी आबादी का समर्थन। तीसरा, श्रम बाजार की उपलब्धता, जो श्रम बाजार होता है इसका उपलब्धता। तो ये है औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं। 16 नंबर जो प्रश्न है ये भी देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है कि सामाजिक संरचना का अर्थ लिखिए। यहाँ पर भी हमें सामाजिक संरचना का परिभाषा बताना है। देख सकते हो हर एक प्रश्न का सामने दिया होगा इसका अंक कि भैया ये इतने नंबर का प्रश्न है। उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। उत्तर जो है, समाज शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। 17 नंबर जो प्रश्न है ये देखिए क्या पूछा गया कि उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए कि उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघों के नाम निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII। दूसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसको हम फिक्की के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ASOCHAM, ठीक है। ये इस तरीके से उद्योगपति हैं, जो भैया धंधा चलाते हैं, एक प्रकार से कोई कार्य करते हैं, कोई उद्योग करते हैं, उनके द्वारा है ये। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। ये देखिए कि ग्रामीण नगरीय शहर क्या है, इसके बारे में बताइए। नहीं, ठीक है, ग्रामीण और जो नगरीय शहर के बारे में हमें परिभाषा देना है। उत्तर देखिए GS वेहरवीन के अनुसार भारतीय समाज के संदर्भ में आज ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा पूर्णतः लागू होती है। आज ग्रामीण समुदायों की विशेषताएं नगरीय समुदायों में तथा नगरीय समुदायों की विशेषताएं ग्रामीण समुदायों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। स्पष्ट रूप से क्या देखी जा सकती है? इनकी समस्याओं को, एक प्रकार से ग्रामीण और नगरीय शहर की परिभाषाओं को, ठीक है। अब देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। 3 अंक का ये प्रश्न है। उत्तर देखिए ब्लूमर के अनुसार, या आपके जो है एक प्रकार से प्रश्न इस तरीके से आएगा, यानी प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। यानी जो समाजशास्त्री होते हैं वो अपना जो है एक प्रकार से मत रखते हैं, अपने शब्दों में उसका परिभाषा देते हैं। जैसे सामाजिक आंदोलन का परिभाषा ब्लूमर के अनुसार है कि सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। तो यह है सामाजिक आंदोलन का परिभाषा ब्लूमर के अनुसार। 20 नंबर प्रश्न है कि उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हमें किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का क्या करना है? वर्णन करना है, जिसके लिए माय डियर स्टूडेंट 3 अंक हमें दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए उदारीकरण के 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। प्रभाव क्या हमें निम्नलिखित हैं, और ये है 20 प्रश्न का उत्तर। चलिए इसका उत्तर दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर हमें 3 जो है इसके जो है आर्थिक प्रभाव का वर्णन करना है। और पहला है उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलापन आया तथा आज भारत आर्थिक संकट से उबरकर विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न मंचों पर सम्मानजनक स्थान प्राप्त
कर चुका है। दूसरा है उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। तीसरा है उदारीकरण के कारण परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो रहे हैं, इससे अनेक लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। अनेक जो भैया लोग हैं उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या क्या हो गई है, खड़ी हो गई है। तो ये था 20 नंबर प्रश्न का उत्तर। अब चलिए दिखा देता हूं मैं आपको अगला प्रश्न, यानी इसमें 4 टाइप के ही आपके सोशियोलॉजी में जो है प्रश्न के पूछे जाते हैं। एक आपका हो गया जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा आपका हो जाएगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा दीर्घ यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हो। तो 4 टाइप के प्रश्न होते हैं और 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में पूरा पेपर आपका दिया जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 6 टोटल प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 6 अंक दिया जाएगा। निर्देश में मैंने आपको बाकायदा बता ही दिया था कि 50 शब्दों में इसके प्रश्न का उत्तर आपको पेपर में लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न देखिए दिया है कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। तो आपको यहाँ पर विचार करना है और इसका परिभाषा देना है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर देखिए कि औद्योगिकीकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। पश्चिमी समाजशास्त्रियों का मत है कि देखिए मत यही होता है जो समाजशास्त्री अपने अनुसार उसका परिभाषा देते हैं। मत है कि अब देखिए अति विकसित परंपरागत सभ्यताओं में भी खेत या जमीन पर उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिए अधिक मानवों की आवश्यकता होती थी। अपेक्षाकृत निम्न तकनीकी विकास के कारण बहुत ही कम लोग कृषि कार्य से अतिरिक्त कुछ अन्य आसान व्यवसाय कर सकते थे। इससे यहाँ देखिए इसके विपरीत औद्योगिक समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखिए रोजगार वृत्त में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं। औद्योगिक परिवेश में कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम हो जाती है। ये देखने में आया है कि पश्चिम में 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोजगार व व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध कैसा है, इसके बारे में मैंने आपको परिभाषा दे दिया है। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हो, समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया इस पेपर में कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। चलिए इसका भी उत्तर आपको दिखा देता हूँ। देखिए उत्तर देखिए यहाँ पर ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज, यहाँ पर देखिए कि ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज व संस्कृति के प्राखंडों को धार्मिक और प्रतीकों के प्रभाव से दूर रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ देखिए यही लौकिकता में लोगों का जो है विश्वास बढ़ता है तथा उनकी अलौकिक भावनाओं में कमी करता है। दूसरा है ये लोगों में प्राकृतिक सत्ता के प्रति आस्था को कम करता है, जो लोगों के प्रति जो प्राकृतिक आस्था को क्या करता है, कम करता है। तीसरा यहाँ पर है ये तर्कवाद, चिंतन, स्वतंत्रता एवं नए विचारों को बल प्रदान करता है, नए विचारों को क्या करता है, बल प्रदान करता है। और चौथा देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किया है, धर्म के जो सिद्धांतों पर क्या किया, परिवर्तन किया है। और पांचवा यहाँ पर देखिए इसके कारण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप विभिन्न परिस्थितियों को स्वीकार करने लगे हैं। तो विभिन्न जो परिस्थितियां हैं इनको भी स्वीकार करने लगे हैं। और 6 नंबर जो पॉइंट में है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के कारण लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। तो जो लोगों की मानसिकता में भी यहाँ पर बदलाव आया है, जो कि मैंने आपको 22 नंबर प्रश्न में बताया था। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था इसका सही उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर प्रश्न पूछा गया कि जनसंचार के माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया यानी मुद्रण माध्यम की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसका सही से चलिए उत्तर देख लेते हैं। और हर एक प्रश्न का उत्तर देने पर 6 नंबर दिया गया, यानी 6 प्रश्न है तो 6 का 36 नंबर आप लोगों को जो है इसमें देखने को मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। लेकिन 95% का आपका टारगेट है स्टूडेंट, तो आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा और तैयारी में अब लग जाइए। देखिए टाइम अब आपका बहुत कम बचा है। ठीक है, 25 दिन है, क्योंकि आपका देखा जाए तो 25 दिन है आपको अब शेष। केवल मैं समाजशास्त्र की बात कर रहा हूँ, समाजशास्त्र के पेपर के लिए। वैसे देखा जाए तो 18 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर लेकर चलना है। उसी के हिसाब से आपको अब डेली 8 से 9 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। स्कूल जाना बंद कर दीजिए। ठीक है, वाइवा वगैरह हो ही गया होगा, जो सब्जेक्ट का होगा एडमिट कार्ड के टाइम पर जाइएगा। अब घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए। उत्तर देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न का। देखिए प्रिंट मीडिया आज भी काफ़ी लोकप्रिय संचार माध्यम है। भले ही लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट को बड़ी शिद्दत से
देख रहे हो, लेकिन समाचार पत्र आने का इंतजार आज भी पहले की भांति है। प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा ज़्यादा है। प्रिंट मीडिया में विस्तृत खबर होती है और यहाँ देखिए रिपीट का जंजाल नहीं होता है, रिपीट का जंजाल नहीं होता है, अतः लोग इसे तरजीह देते हैं। प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता इसलिए भी अधिक है कि हर छोटे बड़े शहर में इनके पत्रकार होते हैं, छोटी बड़ी सभी बड़ी खबर इस पर मिलती है। वहीं हर बड़े शहर के अलग संस्करण होते हैं। प्रिंट मीडिया पर शोधात्मक खबरें भी प्रकाशित होती हैं। तो ये था 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर और आप देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, देखिए समाज शास्त्र है और सब्जेक्ट का नाम है समाज शास्त्र, तो हमारे जो बीच में लोग होते हैं समाज में, उन्हीं से रिलेटेड ही भैया पूरा जो है आपकी बुक है और उससे रिलेटेड आल चैप्टर के प्रश्न है। शब्दों में आपको मैं समझाता हूँ और अपने शब्दों में भी लिखना चाहते हो तो देखिए काफ़ी बच्चों को पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता होता है कि भैया जितने भी लघु हैं, दीर्घ उत्तरीय हैं, फिर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी का प्रश्न का उनको उत्तर आता हो, खुद बनाकर भी लिखना पड़ता है पेपर में। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। 6 अंक का जो है आपका ये प्रश्न पूछा गया है और देखा जाए तो 8 प्रकार के भारतीय जनजातियों में विवाह होते हैं। उत्तर देखिए, जनजातीय समाज में विवाह के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं, जैसे सबसे पहला है परिविच्छा विवाह। अब देखिए परिविच्छा विवाह किसे कहते हैं, इसमें लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता के घर रहकर उन्हें अपनी उपयुक्तता का परिचय देना होता है, भैया उनकी सेवा करनी होती है। जैसे असम के कुकी जनजाति में ये परिविच्छा विवाह जो है सबसे अधिक प्रचलित है। दूसरा है सेवा विवाह, कन्या का मूल्य अदा न कर पाने की स्थिति में जो है लड़का कन्या के माता पिता के घर रहकर उनकी सेवा करता है। जैसे वेगा व विरहोर में जनजातियों में ये पाया जाता है भैया सेवा विवाह, यानी भैया माता पिता का उनके यानी जो लड़की की माता पिता होती हैं जो है पुरुष को जाकर उनकी सेवा करनी होती है। तीसरा है क्रय विवाह, लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता को एक निश्चित धनराशि देनी होती है। जैसे ओराव, नागा, गारो, संथाल जाति में। देखिए यहाँ तो उल्टा हो गया, दहेज जो लड़कियों को देना होता था, लड़की वाली को पक्ष को जो है दहेज देना होता था लड़के वाले पक्ष को, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, लड़के वाले पक्ष को देना है, लड़की वाले को दहेज। यहाँ पर देखिए धनराशि देनी होती है, तीसरे नंबर प्रश्न में मैंने बता दिया है और एग्जाम्पल भी दिया गया कि एक किन जातियों में जो है ये विवाह का प्रचलन होता है। चौथा है परीक्षा विवाह, विवाह इच्छुक लड़के को अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा देनी होती थी, जैसे भील जनजाति में ये परीक्षा विवाह होता है। पांचवा है देखिए विनिमय विवाह, लड़के को अपने विवाह के साथ ही कन्या के भाई से अपनी बहन का विवाह करना होता है। इस तरह के विवाह का प्रचलन अधिकांश जनजातियों में है और देखा जाए तो अभी भी है। 6 नंबर देखिए हरण विवाह, हरण विवाह में कि लड़का लड़की को बलपूर्वक से ले जाकर विवाह करता है। जैसे गौड़, संथाल व हो जनजाति में, देखिए गौड़, संथाल व हो जनजाति में ही पाया जाता है हरण विवाह। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि भैया लड़का लड़की को बलपूर्वक लेकर जाकर मंडप में बैठाकर शादी करता है। 7वां है हठ विवाह, इसमें लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में घुसकर बैठ जाती है जब तक कि विवाह नहीं हो जाता है। जैसे देखिए संथाल व बिरहोल जनजाति में पाया जाता है हठ विवाह। और 8वां देखिए सहपलायन विवाह, लड़का व लड़की माता पिता से अनुमति न मिलने पर कहीं दूर जाकर विवाह कर लेते हैं। जैसे हो व भील जनजाति में, यानी भाग कर शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के मैंने विवाह के बारे में आपको बताया जो भारतीय जनजातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझा दिया, अपने शब्दों में भी आप पेपर में लिख सकते हो। 25 नंबर प्रश्न देखिए जो पूछा गया कि राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय पर चर्चा कीजिए। तो राजा राम मोहन राय के समाज सुधार विचार पर हमें क्या है, यहाँ पर देखिए सुधार के विषय पर चर्चा करना है। 6 अंक का ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। उत्तर देखिए, सबसे पहला है राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट के थ्रू समझाया गया है समाज सुधार आंदोलन के विषय में। दूसरा है उन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा, वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया की स्थापना की थी। तीसरा है उन्होंने जाति व्यवस्था, देखिए उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया था राजा राम मोहन राय जी ने। चौथा देखिए वो महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपनी अग्रणी विचार तथा कार्यवाही के लिए जाने जाते थे। और 5वां है उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की देखिए अपमानजनक स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिए विरासत व संपत्ति के अधिकार की मांग की। तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय के बारे में बताती हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न का ये आखिरी प्रश्न है। भारत के संबंध में जनसांख्यिकीय लाभ्यांश का वर्णन कीजिए। तो हमें भारत में जो जनसांख्यिकीय हैं इनके लाभ्यांश के बारे में उत्तर बताना है।
उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या की आयु संरचना से जनसांख्यिकीय लाभ या लाभांश इस तथ्य के कारण मिल सकता है कि भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा देशों में से एक है और आगे भी कुछ समय के लिए रहेगा। आगे भी कुछ समय के लिए क्या है, रहेगा। और वर्ष 2000 में भारत की जनसंख्या का 1/3 भाग, लगभग देखिए 1/3 भाग 15 वर्ष की आयु से नीचे था। वर्ष 2020 में भारतीयों देखिए वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र सिर्फ 29 साल होगी, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 45 वर्ष और जापान में 48 वर्ष होगी। इसका अर्थ यह होगा कि भारत के पास पर्याप्त संख्या में और बढ़ता हुआ श्रमिक बल होगा, जो देखिए समृद्धि तथा यहाँ पर समृद्धि की दृष्टि से देखिए अप्रत्याशित लाभ प्रदान कर सकेगा। जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या में काम न करने वाले देखिए परीक्षित लोगों की तुलना में कार्यशील अर्थात कमाने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो ये था आपका 26 नंबर प्रश्न का उत्तर कि भारत के संबंध में जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में बताइए। अब आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 8 अंक का सोशियोलॉजी में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 27 अंक नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है कि स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है। एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहितार्थ हैं। क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों के बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं। आपकी इस राय में पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं, भैया बताइए। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हो। ठीक है, समाज में आप जानते होंगे कि भैया बेटियों की बजाय सबसे ज़्यादा जो है लड़कों को पसंद किया जाता है, क्योंकि लड़कों का पसंद करने का एक अर्थ हो सकता है कि भैया जो बेटियां वो तो अपने घर शादी हो जाएगा चला जाएगा, लेकिन लड़के जो होते हैं वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनते हैं आने वाले टाइम में। तो एक प्रकार से ये कारण हो सकते हैं। अपने शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हो। अथवा करके देखिए इसमें प्रश्न एक और पूछा जाता है कि भारत में हुए प्रमुख किसान आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। तो दोनों प्रश्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जिसके लिए 8 अंक बेटा आपको दिए जाएंगे पेपर में। 28 नंबर प्रश्न देखिए कि उदारीकरण की नीति की व्याख्या कीजिए। आपको उदारीकरण की नीति के बारे में बताना है और इसका अच्छे से व्याख्या करना है। अथवा करके प्रश्न देखिए दिया है कि परिवार से आप क्या समझते हैं। परिवार के प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। परिवार से क्या तात्पर्य, यानी परिवार से आप क्या समझते हैं, परिभाषा देना है। ठीक है, इसके प्रकारों के बारे में बताना कि परिवार कितनी प्रकार के होते हैं, अच्छे से समझाना रहेगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा करके है कि नगरीकरण क्या है। अथवा करके प्रश्न है कि नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। तो टोटल आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है पेपर में 6 प्रश्न दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 150 शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना है और 8 नंबर एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। तो 8 का 8 19 16 38 24 नंबर आप लोगों को विस्तृत उत्तरीय में दे दिया जाएगा और एक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देना है। और ये जो मैं 6 प्रश्न बता रहा हूँ, इन 6 प्रश्नों को अभी तैयार कर लीजिए। पेपर में आपको केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन अभी तो पेपर चल नहीं रहा, अभी तो मैं इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आपके अपने क्वेश्चन बैंक में। नहीं तो आप हमारा महा मैराथन क्लास देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने इन सारे प्रश्नों का उत्तर बताया हुआ है। तो ये था, इतना जो है पूरा प्रश्न था और पूरे पेपर का मैंने सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता दिया, समझा दिया कि कैसे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर का जो पैटर्न होने वाला है वो कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और 25 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और फैमिली का हमारे हिस्सा आप लोग अभी तक नहीं बने हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक ही सेकंड लगेगा। ऐसी तैयारी कराऊंगा कि भैया 95% फूड कराओगे एग्जाम में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।